हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 0 मिनट में। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग ऐसी चीज़ है जिसको सीख कर आप अपनी पर्सनालिटी समाज में, सोसाइटी में बना सकते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी वन बिकॉज द इरा इज़ इंग्लिश। इंग्लिश स्पीकिंग इज मस्ट। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। बिना इंग्लिश की स्पीकिंग के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो आपके लिए बनी है लेकिन कंडीशन ये है कि वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सेंटेंस तो लिख दिया है, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको मतलब स्पीकिंग करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी हमारी वीडियोस गोल्डन फ्यूचर 0 मिनट पर जितनी वीडियो अपलोड है देखे होंगे, तो वहाँ पर ट्रांसलेशन, इंग्लिश स्पीकिंग और बहुत सारे टॉपिक पर दिए गए हैं, जिन्हें देखकर काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्यों पीछे रह जाते हैं, आप भी इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग नंबर 1 है, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये सेंटेंस दिया गया है। ठीक, आप मान लीजिए हमको ये बोलना है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये बोलना है। तो बताइए इसको हम किस तरह से बोलेंगे। ठीक, इसको हमको बोलना इस तरह से है कि यू नीड नॉट वरी एट ऑल। यू नीड नॉट या नीडंट हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। यू नीड नॉट वरी एट ऑल। एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल। एट ऑल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। ठीक है, तो यू नीड नॉट वरी एट ऑल। आपको बिल्कुल चिंता करने की या फिक्र करने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। ये पहला सेंटेंस है। जैसे कभी कभी होता है ना, हम बोलते हैं भाई आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए ये सेंटेंस हमको इंग्लिश में बोलना है, तो दोस्तों अगर आप सीखे रहेंगे इंग्लिश तो आप तुरंत बोले यू नीड नॉट वरी एट ऑल। इतना बोलेंगे आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ ज़रूरी है, आपको सीखना है। ठीक, फिर अगला सेंटेंस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा ये दिया गया, वह अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। टस से मस ना होना मतलब कि हिला भी नहीं, वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। ठीक है, थोड़ा मुहावरा टाइप में है, ये प्रोवर्बियल है। चलिए कोई बात नहीं, चाहे जिस टाइप का हो, हमको इसको कुल मिला के हमारी जिद ये है कि इंग्लिश बोलना है हमको, और इंग्लिश बोलना है अगर हमारी शौक़ है तो ये मान के चले कि हमें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। जिनके हौसले बुलंद हैं, हौसलों में जिनके जान है, वो आगे बढ़ के ही रहेंगे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसको। वह अपनी जगह से टच से मस न हुआ। ही रिफ्यूज टू मूव फ्राम हिज प्लेस। ही रिफ्यूज टू मूव फ्राम हिज प्लेस। रिफ्यूज मन होता है इनकार करना, टू मूव मन हिलने से, फ्राम हिज प्लेस मन स्थान या जगह से। तो ही रिफ्यूज टू मूव फ्राम हिज प्लेस। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे कि आपको पूरी जानकारी भी मिल सके। ठीक है, और हर वीडियो का फ़ायदा भी आप उठा सकें। ठीक, तो दोस्तों कम से कम इसके लिए एक बनता ही है लाइक। चलिए अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। एक से बढ़कर एक सेंटेंस मैंने इसमें दिया है दोस्तों, अगर आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरा नॉलेज मिल पाएगा, वरना फिर आधा अधूरा नॉलेज बेकार होता है। कोई भी चीज़ करें तो पूरी जानकारी करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मैंने 2 सेंटेंस बताया और दोनों सेंटेंस ऐसे हैं जो डेली यूज में काम आते हैं। यू नीड नॉट वरी एट ऑल या यू नीडंट वरी एट ऑल, ही रिफ्यूज टू मूव फ्राम हिज प्लेस। ये दोनों बहुत काम की चीज़ हैं। फिर उसके बाद अगला, वैसे तो काम के सभी हैं, लेकिन क्या है मैं इसको एक्सप्लेन थोड़ा करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सबने मतलब किया है या बताया है। ठीक है, इसको इसलिए लिख देता हूँ कि मतलब वो फिर समझाते टाइम लिखने में थोड़ा सा डिसबैलेंस इसका हो जाता है, आगे पीछे मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसलिए ऑलरेडी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। जैसे जब तक मैं लौट ना आऊँ तुम यहीं बैठे रहना। ठीक, ये सेंटेंस दिया गया। मान लीजिए हम किसी को बोलना ही चाहते हैं कि जब तक मैं लौट के ना आऊँ तुम यहीं बैठे रहना। ठीक, ये बोलना है हमको। तो हम उसको किस तरह से, हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे? कीप सीटेड हेयर टिल आई रिटर्न। कितना आसान है, आप देखिए ज़रा। कीप सीटेड हेयर, यहाँ बैठे रहिए। ठीक है, टिल, टिल माने होता है तक, यानी जब तक। आई रिटर्न, मैं लौट कर ना आऊँ यानी वापस ना आऊँ। ठीक है,
कीप सीटेड हेयर टिल आई रिटर्न, कीप सीटेड हेयर टिल आई रिटर्न। दोस्तों कितनी आसान आपको इंग्लिश स्पीकिंग दी जा रही है, जिसका फ़ायदा आप बस इसका उठाने ही वाले हैं। व आने वाले समय में आप बस इस सेंटेंस को बोलकर और सभी में आप हीरो बन जाएंगे। ठीक है, अगर कोई गर्ल्स है तो अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी एक इम्प्रेशन अलग डाल लेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है इंग्लिश बोलने का। इंग्लिश बोलना ही सब हमारी सबसे बड़ी जो है क्वालिटी, एक पहचान होती है। आप कितना भी पढ़े क्यों ना हो, जब तक आप बोलते नहीं है ना, तब तक आपकी कोई पर्सनालिटी नहीं बनती है दोस्तों। तो सबसे पहले कहने का मतलब है जो बोलता है वही जो है माना जाता है, और उसी को लोग मानते हैं कि हाँ भाई बहुत तेज़ है, ये है वो है। ठीक है, और जो कुछ चुप रहता है, बहुत ही नॉलेज आपके अंदर भरा है, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों अपनी पर्सनालिटी को निखारिए और अंग्रेज़ी बोलना सीखिए। ये अंग्रेज़ी का ज़माना है, इंग्लिश मॉडर्न एज है, और अब नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे, और अगर सोचते हैं तो सोचते रह जाएंगे। ठीक है, तो सोचिए नहीं बल्कि उसको कर दिखाइए। ठीक, फिर उसके बाद चौथा ट्रांसलेशन ये है, मतलब कि स्पीकिंग है, क्योंकि ट्रांसलेशन भी मैं देता हूँ तो मानी सी चीज़ है वो भी मुँह से निकल जाता, कोई बात नहीं है। ट्रांसलेशन स्पीकिंग कुल मिला के 19-20 थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है, बाकी सब 19-20 उसी तरह से हैं। ठीक है, थोड़ा समझने का फ़ायदा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चौथा स्पीकिंग है, हम लोग धक्के देते रहे लेकिन फाटक वहीं का वहीं रहा। मान लीजिए ये वो सेंटेंस उस समय बोला गया जब कोई चीज़ वो धक्के दे रहे तो फाटक के तो वहीं का वहीं रहा, तो उसको हमको इंग्लिश में कैसे बोलना है, धक्का देते रहे। इसका मतलब कि पुश्ड एंड वी पुश्ड एंड पुश्ड, यानी धक्के और धक्के देते रहे, मतलब कि बार बार ना। बट द गेट डिड नॉट मूव, लेकिन फाटक हिला तक नहीं, मतलब वहीं का वहीं रहा। ठीक है, फिर उसके बाद 5वां सेंटेंस बहुत ही टाइपिकल, बहुत ही बेस्ट है। जो लोग अपनी पूरी ताकत की बात करते हैं, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, कोई कसर नहीं बाकी रखूंगा, तो इसका जैसे मैं कोई कसर उठा नहीं रखूंगा, आई शैल डू माई बेस्ट, यानी मैं अपनी सबसे अच्छी कोशिश करूंगा। थोड़ा सा ये टाइपिकल है। देखिए स्पीकिंग है ना, तो ये टाइपिकल होती ही है। आप इस ट्रांसलेशन में करेंगे तो आप कहेंगे भाई नहीं आया है, नहीं के लिए नाट लगाना है, तो ऐसा नहीं है। ये स्पीकिंग है, स्पीकिंग में आप चाहे नाट लगाएं या नहीं, इसमें सेंस के हिसाब से बोला जाता है। जैसे आई शैल डू माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, या मैं कोई कसर उठा नहीं रखूँगा, यानी बाकी नहीं रखूँगा, यानी हर संभव प्रयत्न यानी प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद 6वीं स्पीकिंग आपकी ये है, ये कहना कठिन है कि कल यहाँ कौन आया था। यह कहना कठिन है कि कल यहाँ कौन आया था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, ये कहना कठिन है। हु केम हियर यस्टरडे, हु केम हियर यस्टरडे, कि कल यहाँ कौन आया था, ये कहना कठिन है। ठीक है, इस तरह से ये कहना कठिन है कि तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम वहाँ कब गए थे। हर तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं दोस्तों, ये सिर्फ एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है बताने का। और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, सेंसिबल हैं। अगर आपको ज़रा सा भी बताऊँ, जैसा कि एक इंग्लिश में कहावत है ना, ए वर्ड टू द वाइज, अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। तो जो लोग पढ़े लिखे होशियार हैं, जिन्हें मतलब नॉलेज है, उन्हें अगर ज़रा सा भी कोई भी चीज़ हैंड से दे दो तो पूरी बात समझ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार वही चीज़ समझाते रहिए लेकिन उनके बात दिमाग में नहीं आती है, तो ऐसे लोग जो है उन लोगों की तुलना में कम, उनको ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में। और जो लोग तुरंत उसको जो है एक्टिव रहते हैं, तुरंत उसको मतलब अपने अंदर टेक कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो समझ जाइए कि ऐसे लोग बहुत जल्द ही बोलने लगते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग जैसे आप कहीं कोई इंस्टीट्यूट में भी जाइएगा तो क्या होता है, टीचर आपको जो है सिखाता तो है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो बच्चा अवेयर ज़्यादा होता है, जागरूक ज़्यादा होता है, वो उसे जल्दी सीख लेता है और फ्लुएंटली बोलने लगता है। कुछ लोग 2 महीने 3 महीने में सीख जाते हैं, एक महीने में भी सीख जाते हैं, लेकिन मतलब मिनिमम जो है 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं, कितना भी तेज़ क्यों ना हो। और कितने लोग तो ऐसे हैं कि साल भर लगा देते हैं, फिर भी पूरी तरह से नहीं सीख पाते। तो दोस्तों ये जो है डिपेंड करता है आपके IQ लेवल पर, आपका बौद्धिक स्तर कितना है, कितना आप कैच कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने एक नहीं कई बार कहा है कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग आपने सीखा है या सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस आप हफ्ते में तो ज़रूर एक बार रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि बिना रिवाइज के आप जो सीखे भी हैं वो भी आधा अधूरा रह जाएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप करेंगे तो मान के चलेंगे दिन ब दिन आप आगे बढ़ेंगे, कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता।
सिर्फ आपके जज्बात में कमी नहीं आनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों आज की टॉपिक हमारी यहीं तक है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया सी वीडियो के साथ। लेकिन जब तक कि जितनी वीडियोस इस पर अवेलेबल हैं इसको आप वॉच करते रहें टिल एंड तक, और इसे लाइक कमेंट शेयर दोस्तों में जितना हो सके उतना करें। ये आपके लिए नहीं आए, हमारी ये आपकी सफलता समझ लीजिए कि हमारी सफलता है। ठीक है, तो आपके लिए इतनी बढ़िया सी वीडियोस हम लेकर आते हैं, तो दोस्तों इतना तो बनता ही है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को वॉच करते रहें। थैंक्स, ओके।